Welcome to Farm Medicaments, where we unravel the fascinating world of pharmacy and prescriptions for your curious minds. जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो अब आज उसका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ए का पहला क्वेश्चन है, हमें केमिकल स्ट्रक्चर देना था कैफीन और कार्बोन का, तो अब देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर मेंशन है। इसमें समझाने की आई गेस नो नीड, तो आप इनके स्ट्रक्चर्स को देख के प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कैरेक्टराइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन एक तरह से नेचुरल कंपाउंड है जो कि प्लांट्स के एसेंशियल ऑयल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैरावे, स्पीयरमिंट और डिल। इन सब के जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इसके अंदर कार्बन नाम का जो नेचुरल कंपाउंड है ये प्रेजेंट होता है। अब इसका कैरेक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं, जिससे हमें स्ट्रक्चर और उसकी प्योरिटी पता चलती है। और अगर हम प्योरिफिकेशन मेथड में देखें तो इसमें क्या होता है, हम लोग कई तरह से इसका प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ कर सके, जिससे कि हम लोग कार्बन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अब बाकी एसेंशियल ऑयल से। अब इसी बात को पॉइंट्स में लिखी हुई है। पहला है कैरेक्टराइजेशन में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, जिसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। ये क्या करती है, कीटोन ग्रुप को आइडेंटिफाई करती है। NMR हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताता है। ऑप्टिकल रोटेशन में देखेंगे तो जो पोलैरिमेट्री है वो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करता है, जिससे कि हम लोग आइसोमेरिक रेशियो पता कर पाते हैं। फिर प्योरिटी चेक करता है, और प्योरिटी चेक किससे करता है, हमारा GCMS से, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको यूज़ करके उसकी प्योरिटी हम लोग चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्विनिन एंड विनगा। तो आप सबको पता ही होगा, क्विनिन एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर एंटी मलेरियल है तो वही उसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो हम लोगों ने देखिए इसके 2 पॉइंट्स। पहला हो गया हमारा कि ये इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि ये सीवियर और ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। विनका से हम लोग को क्या मिलता है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। और ये जो दोनों होते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये हमारे कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। क्यों? ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को ब्लॉक कर देते हैं, और इसीलिए ये कई तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे लिम्फोमास, ल्यूकेमियाज, ब्रेन ट्यूमर्स एक्सेट्रा में। जो मैंने समझाया अभी वही पॉइंट्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसे पूछा गया लीड कंपाउंड। तो लीड कंपाउंड क्या होता है, जब भी हम लोग इस ड्रग डिस्कवरी करते हैं तो हमारे पास एक लीड कंपाउंड होता है, जिसमें कि हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो आगे जाके एक पोटेंशियल ड्रग बनेगा, बट अभी उसके अंदर केवल बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिली है जो कि हम अपनी टारगेट डिसीज़ के अगेंस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यही अभी ये कंफर्म नहीं है कि यही ड्रग होगी। अब इसमें हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तब एक ड्रग डेवलप होती है। सो वी कैन डिफाइन अ लीड कंपाउंड, दैट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ अंडर द डिस्कवरी स्टेजेस and it has some activity against the chosen target but yet not good enough to be the drug itself. Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो हमारे माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन जो होता है, इसमें हम लोग माइक्रोवेव एनर्जी देते हैं, जिससे कि हमारा जो भी कंपाउंड है वो सॉलिड सैंपल से सॉल्वेंट में आ जाए या एक्सट्रैक्ट हो जाए। और ये टेक्निक क्या करती है, हमारी माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस कराती है, और जनरली क्या होता है, जो हीट है वो जल्दी जनरेट हो जाती है और पूरे सैंपल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, जिससे कि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो ईजिली हो जाता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल वंस। और बहुत ही सिंपली देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सैंपल है उसको हम लोग सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं और उसको एक वेसल में सील करके रख देते हैं। फिर हम लोग उससे माइक्रोवेव्स अप्लाई करते हैं, और फिर जो हमारी माइक्रोवेव एनर्जी है वो सॉल्वेंट को हीट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो सैंपल है वो, उससे हमारा जो टारगेट कंपाउंड है वो रिलीज़ हो जाता है हमारे मैट्रिक्स से और डिज़ोल्व हो जाता है हमारे सॉल्वेंट में। ये हमारे कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा इजीली हो जाता है और कम टाइम में हो जाता है। यही इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। तो सिंपली ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी टेक्निक जो कि हम लोग कंपाउंड्स के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करें, लेकिन इसमें क्या यूज़ होगा, हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ होगा सॉल्वेंट की तरह। अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को हम लोग सब्सटेंस के साथ डिज़ोल्व कर देते हैं, एंड देन वी विल
कीप दिस एट अ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज़ अबव इट्स क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो हमारा कॉमनली यूज जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होती है और रीडली अवेलेबल होती है, प्लस ईजिली रिमूव हो जाती है हमारे एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल ऑफ HPTLC पूछा गया है। तो हमारा HPTLC और TLC अगर देखें तो दोनों का ही जो प्रिंसिपल है वो तो एकदम सेम है, जो कि किस पर बेस्ड है, रिजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पर। बट इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाता है हमारा कि जो हम लोग स्टेशनरी फेज ले रहे हैं उसका जो पार्टिकल साइज़ होता है वो बहुत ही फाइन होता है, बस ये डिफरेंस होता है। प्लस इसमें हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं HPTLC में, लेकिन TLC में ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है और हमारी टेक्निक्स भी इसमें इम्प्रूव्ड होती हैं। इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो हमारा सैम्पल होगा वो जिसकी साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी उसके साथ मूव करेगा, यानी अगर हमारे सैम्पल की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ है तो वो वहीं पे रहेगा, अगर हमारे मोबाइल फेज के साथ है तो वो उसके थ्रू आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलिसिडेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हमें ये पता ही है कि जो हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। तो जैसे कि एल्कलॉइड्स हो गए, फ्लेवोनॉइड हैं, टर्पेनॉइड्स हैं। तो अब इन सबको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन। उसके बाद हमें इनके स्ट्रक्चर को एलिसिट करने के लिए कई सारी एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या आ जाता है हमारा NMR, IR, UV, MS, ठीक है, या क्रोमेटोग्राफीज जैसे HPLC, GCMS, और लास्ट हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसमें, क्रिस्टलोग्राफी। तो अब इसी का ब्रीफ यहाँ पे किया गया है, पूरा डिटेल वर्जन नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन करेंगे, जिसमें हमारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं वो प्लांट मटीरियल से आइसोलेट कर लिए जाएंगे। सेकेंड, हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। जैसे पहले हम लोग UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग ये पता लगा लेंगे कि इसमें क्रोमोफोर्स है कि नहीं है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग की फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस चेक करेंगे। NMR के थ्रू हम लोग हमारा जो बायोएक्टिव कंपाउंड है इसका एक स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं हम लोग, और ये भी देख सकते हैं कि उसमें जो एटम्स हैं उनका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कि पता ही होगा मॉलिक्यूलर रेट और फ्रैगमेंटेशन पैटर्न चेक करते हैं। थर्ड वन आ जाता है हमारा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो अब इसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो क्रिस्टलाइज्ड फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा, और हम लोग इससे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटेल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल डिग्रेडेशन स्टडीज़। अब जो हमारा बायोएक्टिव कंपाउंड है उसको अगर पूरी तरह से हम लोग उसके सिंपल फ्रैगमेंट्स में तोड़ दें तब उससे हम लोग उसका पेरेंट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिंथेसिस ऑफ प्यूटेटिव स्ट्रक्चर। हम लोग नेचुरल कंपाउंड जो भी हमारा मिल रहा है उसका कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम लोग कंफर्म करेंगे कि क्या केमिकल स्ट्रक्चर हमारा डिफाइन कर सकता है जो हमें न्यू बायोएक्टिव कंपाउंड मिला है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम लोग रोल ऑफ UV इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ फाइटोमॉलिक्यूल्स देखेंगे। तो अभी जैसे कि ऊपर बात की हम लोगों ने, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग चेक करते हैं क्रोमोफोर्स की प्रेजेंस, ठीक है, तो वो तो है ही है। इस फाइटोकेमिकल्स में हमारे कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्डिंग्स होते हैं और एरोमेटिक क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, हमारे UV विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि कार्बोनिल्स हो गए या एरोमेटिक रिंग्स, डबल बॉन्ड, और इन्हीं तरह के क्रोमोफोर्स की प्रेजेंस को UV स्पेक्ट्रम हमें दिखाता है। इन शॉर्ट, UV स्पेक्ट्रम एक फास्ट और सिंपल टूल है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी अननोन फाइटोकेमिकल में क्रोमोफोर्स प्रेजेंस है या नहीं है, जिससे कि हम लोग आगे स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कर सके किसी भी अननोन फाइटोकेमिकल्स का। गॉट इट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो एक्सट्रैक्शन सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, सेपरेशन। तो अब इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो डिज़ायर्ड कंपाउंड चाहिए और हमें पता है कि वो किस में सॉल्यूबल है, तो हम लोग वो सॉल्वेंट से पास कराते हैं उसको या उसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, तो जो डिज़ायर्ड कंपाउंड है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और बाकी हमारे एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे। अब ये इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो हमारे सब्सटेंस की वो डिफरेंट है अलग अलग सॉल्वेंट्स में। हम लोग एप्रोप्रिएट हमारा सॉल्वेंट देखेंगे और कंडीशंस वैसी उसको प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि हमारा जो सेलेक्टिव कंपोनेंट है वो डिज़ोल्व हो जाए और अनवांटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो पीछे छूट जाए। तो आज के हमारे 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग
आगे के सोल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए गेट रेडी टू बी कैप्टिवेटेड, एनलाइटेंड एंड अमेज्ड विद द जर्नी ऑफ फार्म मेडिकामेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। Till then, be happy and be safe.